तो वो समय के साथ सही हो जाता है। जैसे हमने लास्ट तक जाते जाते संकल्प भारत की ऐप ठीक कर दी थी और सारे बग्स लगभग खत्म हो गए थे, सारा कंटेंट एचडी हो गया था। हाँ, तो बंद हो जाएगा यार, अब क्या करेंगे, वो बिना मतलब पैसा क्यों खर्च करेंगे यार। चलो भाई देखो। हाँ यार नेता, ये क्या हो, ये क्या खुल गया, क्या खोल के गए महाराज, ये सब तो हम भेजे ही नहीं थे। कितना स्लाइड है? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वो एक्स्ट्रा वाली भी आ गई। चलो भैया ये बताओ, लास्ट वाली क्लास वाली कहानी याद है? जरा थोड़ा एक दो बात हमको बता दो तो। ये बताओ, सुनो नेता, ध्यान से, ये बताओ, गैस इक्वेशन क्या था? गैस इक्वेशन क्या था? पीवी इक्वल्स टू एन आर। सब बोल के पढ़ेंगे एकदम ईमानदारी से, ठीक है ना? हाँ, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं हमेशा इस पूरे पोर्शन में। इस m को, जब n को m से रिप्लेस किया जाएगा तो m को मॉलिक्यूलर मास मत समझिएगा, ये क्या होगा? मोलर मास। जब मोलर मास की क्लैरिटी रहेगी तभी आप r को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना? इसको ये मॉलिक्यूल मत समझिएगा। लास्ट वाली क्लास में क्या हम पढ़े थे कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों का नंबर सेम होता है, दोनों का नंबर सेम होता है। जैसे अगर हम हीलियम की बात कर रहे हैं तो हीलियम का मास कितना है? 2 mu। और मोलर मास कितना है? 4 mu। 4 mu। मोलर मास कितना है? 4 ग्राम। जो मॉलिक्यूलर मास है वो 4 mu है और जो मोलर मास है वो क्या है? 4। बहुत बार फॉर्मूले में ऐसे लिखा होता है n बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये सही नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हो, गिवन मास लिख रहे हो, तो गिवन मास को किस में लिख रहे हो? ग्राम में लिख रहे हो। और दूसरे को अगर मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हो तो तुम एएमयू में लिख रहे हो। और तुमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, कहां मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा। और यही ग्राम की जगह बस एक शब्द जोड़ दिया जाए, मोलर मास, तो यहां क्या लिखोगे? ग्राम पर मोल। क्या ग्राम से ग्राम कट जाएगा? क्या तुमको मोल मिल जाएगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। चलो बहुत अच्छा नेता, और बात ध्यान से सुनना। ये बताओ, क्या मैं पीवी इक्वल्स टू, यहां पर एम क्या है? मास ऑफ गैस। मास क्या, एम क्या है? मास ऑफ गैस। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसी पीवी को ऐसे लिखना चाहें, पी इक्वल्स टू एम बाई एम इंटू वी इंटू आर टी। कोई कंफ्यूजन मत लेके जाना एक भी चीज का, ठीक है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? रो आर टी बाई एम। यहीं से डेंसिटी का ऐसे भी फॉर्मूला लिखा जाता है, पी एम बाई आर टी। पी एम बाई आर टी, ठीक ना? अच्छा ये बताओ, इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं? ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बीच का रिलेशन याद है? हाँ, आर बाई एन ए इक्वल्स टू के, पढ़े हो ना? आर बाई एन ए इक्वल्स टू के। तो भैया आर इक्वल्स टू क्या के एन ए हो जाएगा? एन ए क्या है? एन ए क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, और यहां पे क्या हो गया? टी। इसको और कुछ रिजॉल्व कर सकते हो क्या? एम इंटू एन ए या एन ए बाई एम, इन सबको कुछ लिख सकते हो? बोलो। लास्ट वाली क्लास में बताए थे, क्या लिख सकते हैं? हाँ, एन बाई एन ए। वो तो मान लो एक फॉर्मूला हो गया ना, हम कह रहे हैं यहां से कुछ रिजल्ट बना सकते हो। स्मॉल एम का मतलब क्या है? स्मॉल एम का मतलब क्या है? मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस, ठीक है ना? और तुम्हारे पास मास ऑफ गैस लिखना हो तो मास ऑफ गैस को क्या लिखोगे? बोलो। स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम क्या है? हाँ, मोलर मास। मोलर मास। अच्छा बहुत बढ़िया, ये बताओ, क्या मैं मोलर मास को ऐसे लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय बोलो, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na। बोलो बोलो बोलो। अब यहां से कहानी बदलेगी, या चलो इसको ऐसे लिख लो,
इसको ऐसे लिख लो, पीवी बराबर एम को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स लिख ले, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। भाई ये m क्या है, मास ऑफ गैस, इसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कितना हो गया n, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, बस यहां ध्यान देना ये मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अरे है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा मोलर मास है, मोलर मास को तुम क्या लिख सकते हो, मोलर मास को क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो, एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाई Na, मल्टीप्लाइड बाई Na, और यहां पे क्या है RT, क्या है भाई साहब RT, और R बाई Na को क्या लिख सकते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे क्लियर है, क्लियर है, तो ये क्या बन जाता है अपने पास N बाई M इंटू K इंटू T। अरे क्लैरिटी है, N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, हाँ ये स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल m, हाँ ऊपर, अरे कट जाएगा, हाँ वही तो, सॉरी, हाँ हाँ कट जाएगा, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल तो दोनों सिचुएशन में सेम ही है, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, हाँ, फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो, बहुत बहुत गोल घुमाता है यार ये, बस ये बताओ, ये अपने पास पीवी है, और m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, और मोलर मास क्या है, मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और क्या यहां RT लिखा हुआ है, तो मास ऑफ ईच एटम से मास ऑफ ईच एटम कट जाएगा, तो पीवी बराबर क्या बचेगा NKT, याद रखना, पीवी बराबर क्या बचेगा NKT, पल्ले पड़ा, ये कहानी समझ रही, ये m क्या है, ये m क्या है, गिवन मास, क्या है भाई गिवन मास, ये गिवन मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। अच्छा दूसरी बात, कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, मोलर मास, याद रखना है मोलर मास, अगर इसी को हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ते ना तो कभी ये रिलेशन बना नहीं पाते, और फिर हम इस रिलेशन में गोल 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 एक लूप की तरह घूमते रहते। तो मोलर मास का मतलब क्या हो गया, बताओ भाई, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, ये क्लैरिटी है भैया। अच्छा इसमें बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ भी पढ़े थे, याद है ना, सब बताने की जरूरत है क्या, नहीं नहीं ना, अच्छा दो कंडीशंस होती हैं, एक को बोला जाता है एसटीपी और एक को बोला जाता है एनटीपी, एक को एसटीपी और एक को एनटीपी, क्लैरिटी है। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी क्या होता है, नेशनल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा बहुत बढ़िया, ये एनटीपी और एसटीपी का डेटा है, क्या अंतर होता है एनटीपी एसटीपी में, किसका अंतर होता है भाई, टेम्परेचर, एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर को हम कितना लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और एसटीपी में क्या लिखते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, एक जगह होता है 273.15 के, एक जगह होता है 273.16 के, कुछ होता नहीं है, कहीं कोई खास इसका सवाल में जरूरत नहीं पड़ता, सब बकवास बात है, ठीक है पढ़ लो, फिजिक्स में तो नहीं पड़ेगा, केमिस्ट्री में पढ़ेगा तो देखते रहना, हाँ हाँ सेम मान लेते हैं, फिजिक्स में सेम ही मान के चलते हैं। 1 ATM क्या है, ये तो जानते हो, केमिस्ट्री में फिजिक्स में अभी पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम दोनों में सेम रहता है कि अलग रहता है, सेम रहता है, मतलब वैसे होता नहीं है, सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है वॉल्यूम में, हाँ हाँ एसटीपी पे 22.7 होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, बट जनरली अपना फिजिक्स में दोनों बराबर से भी काम चल जाएगा। अच्छा ये सब बात जानते हो, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के होता है, इसका मतलब समझते हो,
10⁻³ मीटर क्यूब का मतलब समझते हो कि अगर तुम क्या करो, हाँ 0.1 मीटर का या तुम कह लो 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब ले लो। क्या ले लो? 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब। उसके अंदर पानी डालोगे तो कितना पानी आएगा? 1 लीटर। ये ज्ञान है, ठीक ना? अच्छा, दूसरी बात, इसी सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे गाड़ी की सीसी का नाम सुने हो? कहा जाता है 150 सीसी की गाड़ी है। इंजन कैपेसिटी, क्लियर है? तो जब होता क्या है कि जैसे छोटी गाड़ियां होती हैं, बाइक्स वाइक्स होती हैं, तो उनमें सीसी में कैलकुलेशन करी जाती है, लेकिन जब कार में आते हो तो लीटर में कैलकुलेशन की जाती है। सुने हो कि नहीं? 2 लीटर टर्बो इंजन। तो जानते हो क्या होता है? पिस्टन जहां इंजन के अंदर, पिस्टन और इंजन का सिलेंडर का जो सेटअप होता है, उसके अंदर एक साइकिल में कितना फ्यूल बर्न कर रहा है वो बताता है उस सिलेंडर की क्यूबिक कैपेसिटी। बात समझे है कि नहीं? इसी सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक कैपेसिटी भी बोला जाता है गाड़ी के भाषा में। वही देखा ना कैस्ट्रॉल एक्टिव वाला एड? तो वो जो बीच में गैप होता है ना, जब आपका सिलेंडर बॉटम सेंटर पे होता है, जब एकदम पिस्टन एकदम नीचे होता है, उस समय जो गैप होता है, उसी गैप को बोला जाता है सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। वो गैप इतना रखा जाता है कि उसमें फ्यूल बर्न कर सके। जितना बड़ा होगा सिलेंडर के अंदर गैप, क्या उसमें उतना ज्यादा फ्यूल आएगा? जितना ज्यादा बर्निंग होगा उतना ज्यादा पावर जनरेट होगा। कुछ तो बाइक्स आती हैं जिनका इंजन कार के इंजन के बराबर होता है। मतलब 1000 सीसी तो बहुत कॉमन बात है यार। 1000 सीसी तो वेरी कॉमन। ये तो निंजा विंजा वाली में 1000 सीसी रहता है। इंडियन विंडियन की बाइक आती है। इंडियन एक बाइक ब्रांड है, जानते हो कि नहीं? इंडियन एक बाइक ब्रांड है जो इंडिया की नहीं है, जो यूएस की ब्रांड है। बस नाम उसका इंडियन है। हाँ, हाँ, बस नाम उसका इंडियन है। उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 22-22.5 लाख रुपए से। 22.5 लाख रुपए से बाइक स्टार्ट होती है। और बेसिक इंजन जो होता है वो 1200 सीसी का होता है। मतलब लगभग तुम्हारे क्रेटा के इंजन के बराबर। हाँ, हाँ, तो बीएमडब्ल्यू में तो अब तो सस्ते भी आने लगे हैं। ठीक। अरे मैं एक दिन अभी हार्ले डेविडसन देखा एक भाई। यार कैसे लग, नहीं वो तो मान लो फिर तो ठीक है। वो तो देखने में लगती है कि हार्ले डेविडसन, वो गरीब लग रही थी एकदम से। हाँ, X440। अरे भाई साहब, यार क्या बेचती है यार। इससे अच्छा तो मेरा क्लासिक, वो मेरी वो थंडरबर्ड लगती है, मेटेओर। ए भैया, सुनो, ये सवाल बना दो तो, सवाल बनाओ तो सब एकदम पेन चलाना प्रॉपर, सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं। कह रहा टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैस हैव देयर एटॉमिक मास इन द रेशियो 2:3. The ratio of their partial pressure when enclosed in a vessel kept at constant temperature is 4/3. The ratio of their density. फॉर्मूला जानते हो डेंसिटी वेंसिटी का? जानते हो? प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो डेंसिटी के टर्म में? अच्छा बच्चा, कल से एकदम शार्प 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके पीछे कारण है। हमको कह दिया गया है 8 बजे नहीं शुरू करेंगे तो लॉस ऑफ पे लग जाएगा। लॉस ऑफ पे, एलओपी बोलते हैं उसको। 5 दिन लेट कर दिए तो एक दिन का सैलरी चला जाएगा। एक दिन का सैलरी बहुत है, वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक दिन का पैसा कट जाएगा, बुरा लग जाएगा। हाँ, एक रेडमी का एक फोन तो आ ही जाएगा कम से कम। हाँ, ठीक ठाक वाला, एमआई वाला ठीक ठाक वाला एक फोन आ जाएगा। चल भाई। हाँ, अबे तुम इसका आंसर निकालो यार। और अगर तरुण सर का लग गया ना, एक दिन में एक आईफोन गया। कम से कम 16, आईफोन 16 कम से कम। हाँ, अबे मजाक कर रहा हूं मैं, तुम तो सीरियस हो रहे हो एकदम से। ए नेता चलो, इधर ध्यान दो।
सब घड़ी तुरंत तुरंत कैलकुलेटर खोल के अब घड़ी चला रहे। ए भाई ये आंसर बता दो इसका। हाँ, फोर्थ, 8:9। अच्छा कैसे यार, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे क्या? प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? अरे रो आर टी बाई एम ना। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो रो वन अपॉन रो टू बराबर क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन P2 इंटू M1 अपॉन M2। नहीं तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8:9। क्या पूरा सॉल्व करें हम? अरे करें, हो जाएगा। चलो ये सवाल बनाओ, क्या लिखोगे? A given sample of an ideal gas occupies a volume V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is M. Which of the following gives the density of the gas? कौन डेंसिटी ऑफ गैस देता है? बोलो। यही यही थोड़ा सा हुनर दिखाना है। ये एम क्या है अभी बताएं, क्या है? मोलर मास। और यहां एम क्या गिवन है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो एक मोलर मास को मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से नहीं रिप्लेस कर सकते हो। क्या लिखोगे? एम इंटू, और आर बाई एन क्या हो जाएगा? के। क्या है यार, अरे यार नहीं आया। आया? पी बराबर क्या लिखोगे? रो आर टी। इस एम को क्या लिखें? स्मॉल एम इंटू एन ए। अरे नहीं आया, इसी वजह से लिख दिए भाई सब हिंदी में यहाँ पे। अब ये देखो इसी वजह से लिख दिए कि तुमको तोड़ने में दिक्कत ना हो। जब मास ऑफ ईच एटम दिया हो एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास गायब हो जाएगा। क्योंकि हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ले आने में होता है, वो गड़बड़ा जाता है उसी मामला। वैसे तुम लोगों से होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के पहले हम कभी जीवन में ये चैप्टर पढ़ाए नहीं है, ये हिस्सा नहीं पढ़ाए हैं, ये हिस्सा नहीं पढ़ाए हैं। इसके पहले 6 महीना नीट पढ़ाए थे तो मैकेनिक्स पढ़ाए थे, जेई में ये सब पढ़ाते नहीं, उनको सब आता है। मतलब ये सब थोड़ी, उनका फिजिकल पहले वो स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये सब तो सवाल खुद से बना ले जाता है। ये तो मतलब वो कहते कि पढ़ाओ ही मत, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये हम नहीं पढ़ाते। लास्ट ईयर थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था उसके बाद, वो भी ऑनलाइन में था। तो चलो भाई आगे बढ़े, क्या होगा आंसर? अरे ए हो जाएगा क्या? हाँ, तो रो बराबर कितना हो जाएगा? P इंटू एम बाई के इंटू टी। अभी कहानी सुनाएंगे जब हमारा वाला वर्जन आएगा तब, मस्त सुनो। अब इसके बाद यहां तक कहानी खत्म, मोटा मोटा हिस्सा क्लियर है। चलिए अब इसके बाद कहानी आते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक, इस पूरे हिस्से में हम आपको कहेंगे बस एक बात याद रखने के लिए, वो अभी नहीं रखनी है क्योंकि थोड़ा सा उसका डेरिवेशन वेरिएशन अजीब सा होता है, तो तुम्हें थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा और जरूरत का नहीं है। तो भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक चैम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स लिए और उसने गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार को ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं या सबकी वेलोसिटीज अलग अलग है। तो उसने देखा कि एक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर अलग तरह की वेलोसिटी प्रोसेस कर रहा है, एक्स वाई अमाउंट ऑफ वाटर अलग तरह की वेलोसिटी प्रोसेस कर रहा है, और जेड अमाउंट ऑफ वाटर अलग तरह के मॉलिक्यूल अलग तरह की वेलोसिटी प्रोसेस कर रहा है। तो उसको उसे 3 कैटेगरी में तोड़ा। एक का नाम रखा आरएमएस स्पीड, एक का नाम रखा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और एक का नाम रखा एवरेज स्पीड। ठीक है ना? तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है VRMS। क्या है भाई साहब? VRMS, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम आरएमएस स्पीड की बात कर लेते हैं। आरएमएस स्पीड, जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि आरएमएस को बस समझ लो और तुम्हारा काम बन जाएगा, आरएमएस बहुत जगह काम आएगा। इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रूट, दूसरा क्या होता है मीन, और तीसरा क्या होता है स्क्वायर। नेता जानते हो ना ये सब? हाँ। अब मान लो अगर हम तुमको कहें कि तुम्हारे पास ऐसे खूब सारे नंबर्स हैं, x1 x2 x3 सो ऑन xn, ये सारे नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स का तुमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? रूट मीन स्क्वायर। तो उल्टा चलो, सबका स्क्वायर कर दो, x1 स्क्वायर
प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर। सबका हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, मीन। मीन का मतलब सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई n, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई n। और उसके बाद क्या कर दो, रूट लगा दो। उसके बाद क्या कर दो, रूट लगा दो। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात इसमें और मोटी सी कहानी, अगर कहीं ऐसे लिखा है इस तरह से, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, क्या होता है, एवरेज ऑफ एक्स। क्या होता है, एवरेज ऑफ एक्स। अच्छा सोचो, अगर मैं इन सब का एवरेज निकालने के लिए कहता तो तुमको दिक्कत होता क्या, क्या करते भाई, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n। इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहां तुम किसका एवरेज निकाले हो, x1 x2 का या उनके स्क्वायर का, उनके स्क्वायर का। तो रूट मीन स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है कि जिसका तुम एवरेज निकाले हो उस फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है, तुमने किसका एवरेज निकाला है, एक्स स्क्वायर का। अरे पहले पार्ट में तुमने स्क्वायर कर दिया ना, तो कहीं अगर तुमको ऐसा दिख जाए तो इसका भी मतलब क्या समझोगे, आरएमएस। क्या समझोगे, आरएमएस। ठीक ना। ये छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं जो कई बार हमको पता न रहने की वजह से गड़बड़ी क्रिएट कर देते हैं। बात समझ पाए ना। हमने क्या किया, किसी भी फंक्शन के आगे अगर ये वाला ब्रैकेट लगा दिए, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाला, जो भी बोलते होंगे यार, अपने को क्या करना है, समझना है बस। तो एक्स स्क्वायर का जब ये कर दिए तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का तुमने एवरेज निकाला है। जब तुमने एक्स के आगे ब्रैकेट लगाया था तो क्या किया, एक्स का एवरेज निकाला, यहां एक्स स्क्वायर का एवरेज निकाला है, और फाइनली क्या किया है, रूट। तो इसको हम लिखते हैं एक्स आर एम एस। क्या लिखते हैं नेता, एक्स आर एम एस। अब सुनना, अगर मान लो हम तुमसे कह दें, क्या कहते हैं भैया, अगर हम तुमसे कह दें कि ये बेसिक ज्ञान हो गया आरएमएस का, समझ आया सबको, काम आएगा आगे सवालों में लगेगा। अगर हम तुमसे कह दें कि तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, उसका रफ्तार है v1, एक पार्टिकल है उसका रफ्तार है v2, एक पार्टिकल है उसका रफ्तार है v3, ऐसे तुम्हारे पास n पार्टिकल्स हैं, और इन सब की आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, आरएमएस। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो पहले पहले प्रेजेंटेशन, हमने v का क्या करना है, स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, मीन, एवरेज, समझे। और उसके बाद क्या करना है, अंडर रूट। ये किसके बराबर, वी आर एम एस। और अगर इसको अपने को प्रेजेंट करना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ऑन vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। कोई कठिन बात, कोई कठिन बात नहीं। अब एक बात आपको जो याद करनी है वो ये है कि वी आर एम एस जो होता है वो होता है कितना, अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो, अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो। मैं इसकी डेरिवेशन करा सकता हूं लेकिन वो पूरी तरह से वर्थलेस है, उसका कोई काम नहीं। तो ये फॉर्मूला आप याद करके काम चला सकते हैं, ठीक ना। अभी थोड़ा थोड़ा आपको फील दिलाऊंगा, जब मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर बताऊंगा वहां से आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। तो वी आर एम एस बराबर कितना हो गया, 3p बाई रो। अच्छा, अभी p बाई रो का फॉर्मूला पढ़े हो क्या, क्या पढ़े हो p बाई रो का फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, आर टी बाई लिख लू, अरे लिख लू ना, क्या भाई, प्रेशर इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम पढ़े हो ना। तो यहां से रो को नीचे ले आले, क्या हो जाएगा, P बाई रो बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बाई एम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 RT बाई एम। एम क्या है, मोलर मास। क्या है, क्या है, और फिर मैं मोलर मास को क्या मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर सकता हूं, क्या करूंगा, एम इंटू, सबको आ रहा है क्या भाई, पीछे पहुंच रहा है ना। चल भाई देख, इस m की जगह अपने को लिखना है स्मॉल m इंटू एन ए, और r बाई एन ए क्या बनेगा, k। क्या बनेगा, k। तो यहां क्या हो गया है अपने पास, 3kT बाई एम। m क्या है, m क्या है, मास ऑफ, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल का मास किस में होता है, एएमयू में। किस में होता है, ध्यान देना है कि वीआरएमएस जो निकल कर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। किस में आएगा, मीटर पर। तो ऑल द यूनिट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन एसआई फॉर्म। तो यहां एएमयू रखोगे क्या, क्या रखोगे, केजी। क्या रखोगे, क्या एएमयू को केजी में कन्वर्ट करने आता है, एएमयू को केजी में कन्वर्ट करने आता है। लास्ट वाली क्लास में बताएं, पूरा एटम पढ़ाए यार, क्या होता है,
1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या याद कर लोगे? प्रैक्टिस से याद होगा, रटोगे भूल जाएगा। अरे क्लैरिटी है? चल बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हमारे पास मोटा मोटा कहानी हो गया किसका? VRMS का। दो और स्पीड आई रोल में, एक का नाम रखा गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एक का नाम रखा गया एवरेज स्पीड। क्या नाम रखा गया? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एक का एवरेज स्पीड। अच्छा, √3 का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? 1.732। अच्छा, अगर तुमको दिक्कत ना हो तो मैं इस फॉर्मूले को, VRMS के फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दूं, थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा देख के। देखना, कुछ कर नहीं रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि VRMS बराबर लिख लो। क्या भाई? √3 का मतलब 1.73। हाँ, बोल बोल के पढ़ा करो, √P/ρ। फिर क्या? 1.73 √RT/m। याद रखना, m मॉलिक्यूलर मास की मोलर मास? कौन सा मास? अरे क्लैरिटी है? ये m क्या है? मोलर मास। और जब इसी को बोल्ट्जमैन में कन्वर्ट करोगे तो 1.73 यहां क्या? RT/, की KT/? KT/स्मॉल m। समझ आया क्या? जब तुम PV इक्वल्स टू NRT वाली कैलकुलेशन करते हो, क्लियर है ना, तो वहां पर ये m मॉलिक्यूलर मास भी रख लेते हो तो काम चल जाता है। क्लियर है ना? लेकिन अगर यहां मॉलिक्यूलर मास समझ लिया ना इसको, तुम्हारी लंका लग जाएगी। और वही शुरुआत में ही तुमको ये क्लियर कर दिया जाए कि कैपिटल M क्या है? मोलर मास। क्या है? मोलर मास। तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। अरे क्लैरिटी है? इसी वजह से हमको सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगता था। फिजिकल नहीं भाई, ये थोड़ा सा बस मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, उसके बाद तो फिजिकल इंडिपेंडेंट हो जाती है यार। इतना कहां मोलैरिटी वोलैरिटी का जरूरत पड़ता है। सॉल्यूशन में फिर थोड़ा सा आता है जरूरत। हम लोग के टाइम पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट समझो, है ही है। इसमें तुम्हारा इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में कहीं दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, केमिकल काइनेटिक्स इंडिपेंडेंट है। सॉल्यूशन में बस थोड़ा सा आता है। हम लोग के टाइम पे सॉलिड स्टेट हुआ करता था, भौकाली चैप्टर। आयनिक में थोड़ा थोड़ा पड़ता है ना, वो हमको कभी आया नहीं। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? ए भैया, कहानी क्लियर है? चले आगे बढ़ जाए। चल, लिखोगे? लिखोगे? लिखने का टाइम लोगे यार, चलो लिखो। लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। पेन चलाओ, फट से पेन चलाओ। आज खत्म करना है भाई इसको। आज KTG खत्म करना है। क्यों? स्लाइड पीछे क्यों? ये तो सवाल है यार। ये तो रिवीजन कराए थे भाई, ये तो सब कल वाली क्लास में लिखा हुआ है। जो नहीं लिखा हुआ था उसको नोट कर लेना। लिखा हुआ है भाई, ये लिखो। अच्छा सोचो, क्या कभी VRMS का 0 होना संभव है? अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास, क्या उनका VRMS 0 होना संभव है? नहीं, क्योंकि तुम स्क्वायर करके जोड़ रहे हो ना। एवरेज 0 संभव है कि नहीं? अगर मान लो एक पार्टिकल इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिवली एक का V पॉजिटिव है तो दूसरे का V नेगेटिव। एवरेज कितना? 0। एवरेज कितना? 0। लेकिन RMS 0 संभव नहीं है, क्योंकि एक का 2 मीटर पर सेकंड इधर है, दूसरे का 2 इधर है। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये एजम्पशन बनाई गई आइडियल गैस इक्वेशन में। एक और,
इसीलिए इसको कैलकुलेशन में रखा जाता है वीआरएमएस को जनरली। हो गया जी? थोड़ा तेज पेन चलाओ भाई, थोड़ा तेज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। अगली क्लास किसकी है? तरुण सर की? वीटी सर की? मिटा दें? मतलब आगे बढ़ जाए, मिटाएंगे क्या? फिर जी बिगाड़ दें। हमारे एक इलेक्ट्रिकल के टीचर थे, वो कहते थे बीरा जी बिगाड़ दें। हैं? मतलब फिर बिगाड़ के दोबारा बनाएंगे ना, नया बनाएंगे ना। एवरी डिस्ट्रक्शन हैव द बेस ऑफ क्रिएशन। हाँ, बिना बर्बाद हुए आबाद नहीं हो सकते। तो जान लो, जवानी बर्बाद ही तो कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? आबादी के लिए। वो वाली आबादी नहीं, अपने आप को आबाद करने के लिए। नेता, चलो आगे बढ़े जी। ए भाई आगे बढ़ रहे हैं अब, चलो आओ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। दो स्पीड और होती है। बस यार, तुम इतना खुश हो जाते हो यार, इन सब चीजों का कोई मतलब है नहीं, सब मोह माया है। हाँ, अच्छा माया कम है। हाँ, माया कौन है? सारी माया है भाई, सुनो हो। इसके बाद अगली बात आ जाती है, मोस्ट माया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वीएमपी, ये होता है अंडर रूट ऑफ 2p बाई रो, अंडर रूट ऑफ 2RT बाई एम, अंडर रूट ऑफ 2KT बाई स्मॉल एम। क्लैरिटी है ना, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब यहां पे देख लो भाई, अगर वीएमपी का अंडर रूट 2 का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1.41, और यहां पे कितना? पी बाई रो, और यहां पे कितना? ए भैया बताओ, जल्दी बताओ, कितना लिख लेंगे यहां पर भी? मतलब समझदार हो तुम लोग यार, क्या कहते हो यार? RT बाई एम, हो कि नहीं हो? 1.41 इंटू के टी बाई स्मॉल है, ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फॉर्मूला याद कर लोगे? कर लोगे? यस। अच्छा, उसके बाद अगला स्पीड है जिसको हम बोलते हैं क्या? एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं भाई साहब? एवरेज स्पीड। तो जो वी एवरेज लिखा गया, उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं बदला गया। उसमें क्या लिखा गया? 8/पाई RT बाई 8/पाई P बाई रो, 8/पाई P बाई रो। नहीं आया? आया? 8/पाई P बाई रो। अच्छा, उसके बाद अब तो आगे तो अपन कर ही सकते हैं। अरे समझदार है भाई। RT बाई कैपिटल एम की स्मॉल एम, बोलते नहीं हो यार तुम लोग यार। 8KT/पाई, और यहां पे कितना? स्मॉल है। 8/पाई का अंडर रूट तुम्हारे हिसाब से कितना आएगा? 1.41 से ज्यादा आएगा कि कम? ज्यादा आएगा ना? ज्यादा आएगा ना? कितना आएगा? 1.54 के करीब आता है, एक बार जरा निकाल के देखना कैलकुलेटर से। 1.54 क्या? लगभग 52? हाँ,
निकाल दे यार, कोई कैलकुलेटर चला दो ना यार थोड़ा सा। सर इतना कठिन तो हम कैसे कैलकुलेटर में करते हैं, हमको आ नहीं रहा सर। हाँ हाँ, 8/पाई अंडर रूट उसका, इसीलिए मैं कह रहा था कि कैलकुलेटर चलाना भी एक आर्ट है। हाँ 1.596, 1.59, 1.5 के रेंज में होता है ये पता है। चलो भाई, यहां पे क्या लिख सकते हैं, P बाई रो प्लस, सॉरी P बाई रो बराबर बराबर कितना भाई, 1.59 अंडर रूट ऑफ RT/m बराबर कितना, 1.59, 1.59 और यहां पे कितना, KT/स्मॉल m। इतना कहानी बार बार कैलकुलेट करवाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि नीट में, जेई मेंस में कई बार डायरेक्टली पूछा है कि अरेंज करो, सिंपल अरेंज करो इन तीनों को। सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, VRMS, उसके बाद V एवरेज, उसके बाद हाँ भाई VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, एक और बात, बहुत छोटी सी कहानी, कि हमको यह पता है कि हमारा V एवरेज में भी 0, लिख सकते हैं कि नहीं, B एवरेज में भी 0, क्लियर है सर। VRMS क्या 0 हो सकता है कभी, अरे समझ आ रहा है क्या, नेवर 0, नेवर बी 0। बस एक बात ध्यान देना है कि टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे क्लैरिटी है, ठीक। कई बार ऐसे सवाल पूछेगा तुमसे कि V³ का एवरेज क्या 0 हो सकता है एक गैस मॉलिक्यूल में, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोचो V³ का, अरे पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्यूब करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव का करोगे तो नेगेटिव मिलेगा ना। जब पॉजिटिव का अलग मिलने लगे, नेगेटिव का अलग मिलने लगे, तो ये 0 हो सकता है, मे बी 0। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा हो V⁴ क्या 0 हो सकता है ना, क्योंकि VRMS का स्क्वायर है ना। अरे है कि नहीं है, फंक्शन को तुम 4 के पावर में जोड़ते चले जा रहे हो, जोड़ते चले जा रहे हो, जोड़ते चले जा रहे हो, तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक। बहुत बढ़िया। एवरेज कब 0 हो जाएगा, जैसे हाँ बाबू, हाँ मे बी 0 कब 0 हो सकता है, जब हम कहें कि यूनिफॉर्मली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि 100 मॉलिक्यूल्स इधर से 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं और 100 मॉलिक्यूल्स इधर से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो पूरे गैस का नेट एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0। एक बंद कंटेनर के अंदर ऐसा माना जाता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0, एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0। बात समझे है ना। इसी वजह से सारी कैलकुलेशन कहां करी जाती है, आरएमएस पर। अभी आप पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला, 1/2 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर। V एवरेज में कैलकुलेशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि भाई जो आपका गैस मॉलिक्यूल है किसी कंटेनर के अंदर बंद है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, मोशन अंडर ग्रेविटी को फॉलो नहीं करता, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। और हम मानते हैं कि हमारा गैस मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है वो आइसोट्रॉपिक है। कैसा नहीं था, आइसोट्रॉपिक, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में सेम। तो किस इंस्टेंट पर हम कह रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स सामने वाली वॉल से टकराए, तो उस इंस्टेंट पर 100 मॉलिक्यूल्स क्या उसके जस्ट सामने वाली वॉल से टकराए, नेट एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, समझ आएगा नहीं। लेकिन आरएमएस 0 नहीं। मॉलिक्यूल्स दौड़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, अरे है ना। अगर तुम एवरेज से काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का 0 आने का भी संभावना था। एवरेज से अगर मैं कहता काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो इंटू V एवरेज का स्क्वायर, आरएमएस भी एक रफ्तार है और एवरेज भी एक रफ्तार है, तो एवरेज कितना हो जाता, 0। दौड़ते हुए मॉलिक्यूल के बारे में तुम कह देते कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, वो संभव है। तो इस वजह से हम कैलकुलेशन किसके टर्म में करते हैं, आरएमएस के टर्म। ऐसे जो आपके घर में ये इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है ना,
इसकी भी कैलकुलेशन किसके टर्म में? आरएमएस, क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या है? 0। एसी सप्लाई आती है ना, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, तो एवरेज एक साइकिल में 0। अरे क्लैरिटी है ना? तो इसी वजह से वहां भी कैलकुलेशन किसमें की जाती है? आरएमएस। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो आज के पहले कभी? जो ऐसे पढ़ते हो ना, 10 वोल्ट का बैटरी, 20 वोल्ट का बैटरी, ये बस केवल नमूना है, ये बस केवल एक बेस सेट किया जाता है। वो 10, 20, 50, 100 पे जो तुम कैलकुलेशन करना सीख रहे हो, वो जो 10, 20, 50 का जो तुम एसी डीसी बैटरी समझ रहे हो, ऐसे दिखता है तुमको, ये तुम्हारे हाउस होल्ड सर्किट की कहानी है। लेकिन तुम्हारे हाउस होल्ड सर्किट में डीसी लगा होता है क्या? क्या लगा होता है? एसी। तो जो ये एसी सप्लाई आ रही है, सुने हो कभी किसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है? चलो, जो ऐसी चीज जो 1 सेकंड के अंदर 100 बार आ रही है जा रही है, उसको नापना कितना मुश्किल होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन हमसे कहा जाता है कि हमारे घरों में कितना वोल्ट का सप्लाई आता है? 220 वोल्ट का। तो वो 220 वोल्ट वही आरएमएस वैल्यू है। अरे समझे हैं कि नहीं? उस फ्लक्चुएटिंग सप्लाई का आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू मतलब डायरेक्ट मेजर्ड वैल्यू। तो जो तुम 20 वोल्ट की बैटरी लगा के कैलकुलेशन करते हो ना, वो 20 वोल्ट की बैटरी एक डीसी मेजरमेंट है तुम्हारे हाउस होल्ड में। किसका? एसी सप्लाई का। समझे? कि डायरेक्टली एसी सप्लाई के साथ तुम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। बुझे कि नहीं बुझे? काहे नहीं कर सकते? चैलेंज क्या है कि भैया समय बहुत कम है, 1 सेकंड के अंदर 50 बार जा रही है और 50 बार आ रही है। क्लियर है? तो उसके इफेक्ट को महसूस किया जाता है डीसी सप्लाई के फॉर्म में। आगे पढ़ाऊंगा, सब बात की बात है। इसी वजह से जो मोस्ट प्रेफरेबल मेजरमेंट होता है, जहां कहीं भी नेट एवरेज कितना बन रहा हो? 0, तो वहां पर हम किसको प्रेफर कर लेते हैं? आरएमएस को। किसको? आरएमएस। ऐसा नहीं है कि एवरेज हमको गलत रिजल्ट दे देगा। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे जाओगे तो जो एवरेज देगा वही आरएमएस भी देगा। क्लियर है? बट आरएमएस क्या है? मोर ओवर एक मैक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन, और एवरेज क्या है? माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन। एक मॉलिक्यूल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक आपको पता रहना चाहिए, तब आप एवरेज में कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि बेचारा इलेक्ट्रॉन गया और टकरा के वापस आया, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन आरएमएस 0 नहीं होगा। अरे बात समझे है ना? चलिए आइए, जहां कहीं भी मतलब हमको अपनी कैलकुलेशन को रिलेट करना होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के टर्म में मेजर करना होता है, तो वहां पर हम आरएमएस को प्रेफर करते हैं। इसके बाद आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये हम एक पीडीएफ स्निप लेके लगा दिए, इसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं कि इस पीडीएफ की मोटी मोटी कहानी क्या है। तो मैक्सवेल ने एक कर्व ड्रॉ किया, उसने कहा कि dn by dv, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पेसिफिक स्पीड, और स्पीड, इसके बीच का एक ग्राफ ड्रॉ किया, तो उसको कुछ ऐसा ग्राफ मिला। क्लियर? और जब उसने वी आरएमएस, वी एवरेज और क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट करी, तो उसने क्या देखा कि सबसे कम वेलोसिटी कौन सी है? वी आरएमएस। कौन सी है सबसे कम? वीएमपी। वीएमपी। क्लियर है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद किसका नंबर आता है? अरे भाई एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है। उसके बाद किसका नंबर आता है? एवरेज का। उसके बाद किसका नंबर आता है? वी आरएमएस का। अच्छा, उस ग्राफ में इस ग्राफ में उसने कुछ बातें ऑब्जर्व करी। क्या बातें ऑब्जर्व करी? पहली बात उसने देखा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के पहले पहले तो ये बात समझो कि यहां पर क्या है? dn बाई dv। यहां पर क्या है? v। अरे है ना जी? dn बाई dv में तुम v से मल्टीप्लाई करोगे, क्या तुमको मोटा मोटा n मिल जाएगा? देखो ना, nv इंटू dv, dn बाई dv इंटू dv बराबर क्या आ गया? n। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ, क्या ये तुम्हारा y का वेरिएबल था? हाँ ना, तो बोल लो यार। और ये किसका वेरिएबल था? x का। ये y का है और ये क्या है? x का। तो y dx अगर मल्टीप्लाई करने से हमको कुछ मिला तो हम क्या देखते हैं? एरिया। क्या देखते हैं? तो पहली मैक्सवेल की ऑब्जर्वेशन थी कि इसके इस पूरे कर्व का अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मिल जाएगा?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो पहली लाइन, एरिया अंडर द ग्राफ, ये आपको क्या दिया, ये आपको क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे समझ पा रहे हैं, पल्ले पड़ रहा है, अच्छा हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पेसिफिक वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। सुन, जब ये कर्व ड्रॉ किया तो इस कर्व के अंदर हमको क्या मिला, इस कर्व का, इस एरिया अंडर द कर्व से हमको क्या मिला, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसने देखा कि जो ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ना, इसका एरिया कम है और राइट साइड वाले का एरिया ज्यादा है। लेफ्ट साइड वाले का एरिया कम है और राइट साइड वाले का एरिया ज्यादा है। तो वो एक एविडेंशियल कंक्लूजन पे पहुंचा, और वो कंक्लूजन उसने कहा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स इन अ गैस कंटेनर हैज वेलोसिटी मोर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ज्यादा अंग्रेजी हो गया, सुनिएगा ध्यान से। इधर का एरिया कम है कि नहीं है, और इधर का एरिया ज्यादा है। जिधर एरिया कम उधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम की ज्यादा, कम, क्योंकि एरिया सही तो मिल रहा है। तो लेफ्ट साइड, मोस्ट प्रोबेबल के लेफ्ट साइड ज्यादा एरिया है कि राइट साइड, राइट साइड। किधर ज्यादा एरिया, तो ये वाले एक्सिस पे क्या वेलोसिटी है, अरे है कि नहीं है। मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स तुम्हारे ऐसे होंगे जिनकी रफ्तार मोस्ट प्रोबेबल रफ्तार से ज्यादा हो। अरे बुझ गए कि नहीं बुझ गए, क्यों ऐसा कहे, लेफ्ट साइड का एरिया कम है, राइट साइड का एरिया ज्यादा है, तो इधर तो ज्यादा पार्टिकल्स आए हैं ना। अरे आए हैं कि नहीं आए हैं, पक्का जी। इतनी ही बात है, इतना ही पढ़ना है, इसी में एक ज्ञान और है। और ये सब लिखा हो, द पीक ऑफ द कर्व सजेस्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ स्पीड करिस्पॉन्डिंग टू विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, अगर मान लो सब पे हम बराबर बराबर साइज का एलिमेंट ले लें तो सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करेगा, सबसे ज्यादा एरिया। सोचो, इसमें भी हम डीवी का गैप लिए, अरे क्लियर है, इसमें भी हम डीवी का गैप लिए और इसमें भी हम डीवी का गैप लिए, सब में हमने डीवी का गैप लिया। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में आएंगे भैया, झूठ मत बोला भाई, जब तुमको फील आए तभी बोलना। किसका एरिया सबसे ज्यादा है भाई, किसका एरिया, मोस्ट प्रोबेबल का ना, इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। और वीआरएमएस का सबसे कम। अरे क्लैरिटी है ना, पल्ले पड़ रहा है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसका अकरेंस हमको सबसे ज्यादा दिख जाता है। क्लैरिटी है, यही था पूरा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर। अच्छा, मैक्सवेल ने इसके बाद एक कहानी और सेट की जिसका उसने रिलेशन दिया टेम्परेचर के साथ। क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टू लो, है अच्छा लग रहा था क्या, दिख भी रहा है, हा? मार्क लगाने में बहुत दिक्कत होगा, ऐसे ज्यादा अच्छा दिख रहा हो, तुमको लग रहा है उसके बाद कि वो अच्छा दिख रहा है। देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टू लो, सुनना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टू लो एंड टू हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल एज द फंक्शन ऑफ एनवी इज जीरो व्हेन वी इज जीरो। ये तो ठीक है, अप्रोचेस जीरो एज v अप्रोचेस इनफाइनाइट। जब v जीरो था तो हमको n क्या मिला, जीरो। प्रैक्टिकली आप अगर इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे dn बाई dv, तो dv इंडिविजुअल वेलोसिटी नहीं है, पहले उसने ग्राफ ड्रॉ किया और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा। वरना पता चला आप सोच लिए सर v जीरो हो गया तो जीरो से डिवाइड कर देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तब ऐसे ख्याल आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वजह से हम बता दें कि पहले क्या किया गया, ग्राफ ड्रॉ किया गया और उसके बाद उसके कंक्लूजन पे पहुंचा गया। और कहानी ये कही गई, कहानी क्या गढ़ी गई, कहानी ये गढ़ी गई कि भैया ऐसे पार्टिकल हैं ही नहीं जिनकी रफ्तार कितनी हो। सोचो, यहां पे कोई एरिया कवर कर रहा है क्या, नहीं, क्लियर है, नहीं, तो ऐसा कोई पार्टिकल है ही नहीं जिसकी रफ्तार क्या हो, जीरो। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक रफ्तार का रेंज है, इनफाइनाइट का मतलब लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। अरे क्लैरिटी है, जब हम इनफाइनाइट स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी स्पीड में खेल रहे हैं, रिलेटिविटी स्टिक में नहीं जा रहे हैं, हम अपने सामान्य स्पीड में जा रहे हैं। सामान्य स्पीड मतलब 5000, 6000, 7000 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहे, ठीक है।
तो ये हो गया। अच्छा, इसी में जब आप पढ़ेंगे अभी आगे थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तो अभी उन सब में रफ्तार रफ्तार निकालने के लिए आएगा, साउंड का रफ्तार, आरएमएस रफ्तार, एवरेज रफ्तार, ये सब आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, यहां पर ये वाला स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं है? ऐसे पार्टिकल हैं ही नहीं जिनकी रफ्तार 0 है, और ऐसे पार्टिकल्स बहुत कम है जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हैं ना? दूसरी बात क्या, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ v एंड v प्लस dv इज इक्वल टू द एरिया शेडेड बाय द रेक्टेंगल। पढ़ लिए है पीछे? अरे जो शेड अभी बनाए थे वो एरिया ही तो था। अच्छा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगला बवाल यहां से सवाल बन सकता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, पहला, the distribution curve shifts to the right, indicating that the average speed increases with increase in temperature. एवरेज भी बढ़ेगा, आरएमएस भी बढ़ेगा, मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे ना। यहां सोचो, यहां पर अगर हम वीएमपी की बात मार्क कर ले, यहां पे वीएमपी 1 है और यहां पे क्या है, वीएमपी 2 है। फॉर्मूला सब पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? सब में क्या, वी आरएमएस में भी, वी एवरेज में भी, मोस्ट प्रोबेबल में भी टेम्परेचर ऊपर था। मतलब सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी के थे ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा रफ्तार बढ़ेगी, अगर रफ्तार बढ़ेगी तो कर्व आगे शिफ्ट होगा। अब एक और बात, यहां पर देखिए पीक जो है वो कैसा है, एज बना रहा है, और यहां पर पीक जो है वो स्लाइटली फैल गया। मतलब अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक तरह की स्पीड कैरी कर रहे हैं, या बहुत कम वेरिएशन के साथ ग्राफ के अंदर अपना स्पीड का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये कर्व जो होगा वो धीरे धीरे फ्लैट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक रफ्तार के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने लग जाएंगे। अरे समझ आया? पल्ले पड़ा? तो जितना फ्लैटर कर्व है उसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक स्पीड के अराउंड ज्यादा हैं, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये राइट शिफ्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल हो चाहे एवरेज हो चाहे आरएमएस हो, सारी रफ्तार बढ़ेगी, सारी रफ्तार बढ़ेगी। स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है? यस। अच्छा, पहली लाइन यही हो गया। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, the distribution curve broadened indicating that the range of speed increases. पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? अब यहां देखो, मोस्ट प्रोबेबल का रेंज क्या बस इतना ही है, और यहां पर ज्यादा आ जाएगा, अरे आएगा ना। तो एक तरह की रफ्तार बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास होगी। क्लियर है? ये हो गया मोटा मोटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको एक बार अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा। अब सवाल पर आते हैं। सवाल पे आने से पहले थोड़ा सा और बात करते हैं, मोटी मोटी बात। अभी आप पढ़े वीआरएमएस, क्या पढ़े? वीआरएमएस क्या पढ़े? फॉर्मूला 3RT/m। और बेसिक से शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या पढ़े? √3p/ρ। हम कह रहे हैं प्रेशर बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस बढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए 3RT/m0 पढ़े हैं? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आरएमएस बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आप भारी गैस लेंगे तो उसका आरएमएस ज्यादा की कम? जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उसका आरएमएस रफ्तार उतना कम। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसमें एक बात सोचना, क्या P बराबर डेंसिटी का कोई फॉर्मूला पढ़े हो? क्या पढ़े हो जी? ρRT/m, ρRT/m। क्लियर है? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जब हम कहें कि हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, जब हम कहें हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? तो क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ है? आ नहीं रहा है? आ रहा है ना? हम कह रहे हैं हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है ना? तो ये बताओ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं P/ρ बराबर कांस्टेंट लिख सकता हूं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को C ρ लिख सकता हूं कि नहीं?
तो P बाई रो बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। तो गधेड़े हो क्या, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर तुमने प्रेशर 2 गुना किया तो डेंसिटी भी कितनी हो गई, नहीं आया रे। तो ये सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स में क्या है, फॉल्स। पल्ले पड़ा, ये सही, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। किसी के भी स्पीड पर आप तब तक कमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं प्रेशर वेरिएशन तक जब तक आपके पास डेंसिटी का ज्ञान ना। क्लियर है। और हमको ये बात पता है कि पी बाई रो क्या होगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर के घटने बढ़ने से किसी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया पी 2 गुना करेंगे तो डेंसिटी भी 2 गुना हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मोटा मोटा हिसाब समझ है। अब भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, जब भी वीआरएमएस का सवाल आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा, वो यही खेलेगा आपके साथ, क्योंकि सब ये फॉर्मूला जरूर रटे रहते हैं। 3p बाई रो, जैसे ही प्रेशर ख्याल में आता है तुरंत हमारे दिमाग में चलेगा वीआरएमएस बराबर अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस बढ़ेगा, लेकिन एक ख्याल ही नहीं आता कि वीआरएमएस बढ़ेगा तो डेंसिटी डेंसिटी घटेगी। अरे भैया पी बढ़ेगा तो पी बढ़ाएंगे तो रो बढ़ेगा, पी बाई रो कांस्टेंट रहेगा। अरे समझ आया। और एक बात और क्या पढ़े हो, सबसे ज्यादा रफ्तार कौन सी होती है, आरएमएस, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल ना। यस, क्लियर है। सवाल की तरफ बढ़े या लिखेंगे, ये तो लिखना पड़ेगा यार आपको, ये तो खाली थ्योरी है, ये तो लिखा है, ये तो लिख लिया है ना, तो ये लिख लेना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ये सारे पॉइंट्स को पेन चला के लिख लेना, इसको नोट्स में मत पड़े रहने देना। जब एक बार पेन चलाओगे तो तुम्हारे दिमाग में और चीजें सेट होंगी। अब सुनो, अब सुनो, पहला सवाल पढ़ो। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, बोलो बोलो। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर। मोटा मोटा हमको थोड़ा थोड़ा ये सही लग रहा है, लेकिन और पढ़ो, देखो कुछ और स्पेसिफाई कर रहा है क्या, हाँ करेगा ना। अब हमारे साथ सबसे बड़ा पाप क्या होगा, जब हम एग्जाम में बैठेंगे ना, इतना प्रेशर होगा कि हम आगे पढ़ेंगे नहीं कि क्या है क्या रहा है, और पहला वाला टिक मार के चले आएंगे, और फिर वहां से तो खुश है कि हमको सब आता है, हमने सब सही मारा है, और घर पहुंचे मुंह बन गया, ले 5 नंबर गया। सोचो, दूसरा वाला पढ़ो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ इट्स प्रेशर एंड इट्स केल्विन टेम्परेचर। कितने तो ये भी सही मार सकते हैं सर, एक में 3p बाई रो होता है, एक में 3RT बाई एम नॉट होता है, दोनों में रूट पी के है। अच्छा, तीसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स केल्विन टेम्परेचर। परफेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी अपने को चौथा पढ़ना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ इट्स प्रेशर एंड केल्विन टेम्परेचर। गलत। तो इस वजह से ये आदत डालेंगे, आज से आदत डालेंगे, जितनी चीजें जितने समय से सुधर जाएं उतना बेहतर है। और आदत डालने में बस इतनी सी बात है कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए तो चारों ऑप्शंस अपने को पढ़ने हैं, हड़बड़ी नहीं करनी। क्लैरिटी है ना। चलो ये बताओ, 3 पार्टिकल्स हैव स्पीड 2u 10u एंड 11u, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक 2u है, एक 10u है, और एक क्या है 11u है। द आरएमएस स्पीड एक्सीड्स मीन स्पीड बाई अबाउट u, कह रहा था मीन स्पीड एक्सीड्स द आरएमएस स्पीड बाय अबाउट u, द आरएमएस स्पीड इक्वल्स द मीन स्पीड, द आरएमएस स्पीड एक्सीड्स द मीन स्पीड मोर देन 2u। क्या करोगे, क्या एवरेज और आरएमएस का फॉर्मूला जान गए हो, कौन सा वाला, अरे 3 रफ्तार दिया हुआ है ना जी, तो क्या करोगे एवरेज में v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, और आरएमएस में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का अंडर रूट। करो करो, देखो कितना आ रहा है, करो करो, सब पेन चलाओ। अब इसमें तो पेन चला ही लो भाई। वी एवरेज 10 2 20, 20 10 30, 1 31,
31u/3 अप्रोक्सीमेटली 10.3। हाँ 23। अच्छा हाँ 11 ये 23/3 तो 7.9 7.8 7.26 3 7 21 2 बचा 3 6 18 7.6 u। दूसरे वाले का बताओ तो VRMS बताओ तो। 2 दूना 4 10 धाम 100 11 11 में 121 डिवाइडेड बाई 3 21 4 25 125/3 125 225/3 15/√3 ज्यादा है क्या 15/50 मतलब बाहर कर ले 15/√3 पूरा बाहर करके लिख ले डायरेक्टली 15/√3 u कितना आ रहा है ऑप्शन ए हाँ ठीक है ऑप्शन ए ठीक। The RMS speed exceeds the mean speed by more than 2u। more than 2u तो आ नहीं रहा होगा यार। √3 का मतलब कितना होता है 1.7। हाँ पक्का देख लो 7.6 हाँ नहीं जाएगा अप्रोक्सीमेटली u के करीब में जाएगा। हाँ ये कितना आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद 8.6 तो u ही आ गया और क्या। हाँ बाबू हाँ काइंड ऑफ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है तुम स्क्वायर करके अंडर रूट निकालोगे तो ज्यादा थोड़ी हो पाएगा। क्लियर है ना ठीक है वो सही है लेकिन उसमें 2 ऑप्शन है ना एक में by 2u लिखा है एक में by u लिखा है तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो VRMS V एवरेज VMP कौन सा 2 कुछ लिखना विखना इसमें समझ आ गया। द स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होमवर्क छोड़ दे 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है कर लोगे यार पेन चला लोगे यार चलो बहुत बढ़िया टाइम पास नहीं करेंगे ज्यादा। इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल्ड ध्यान से सुनना इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर then the mean square velocity of mean square velocity will will no change। अभी तो याद है एग्जाम में जाकर 3p/ρ लगा के आ रहे हैं समझे ना। तो इस चैप्टर की इन चैप्टर्स की यही ब्यूटी है कि ये चैप्टर्स आपको थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन देंगे उन्हीं को संभाल लेना उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ लेना है। तो चैप्टर बाई चैप्टर मैं आपको बताता चलूंगा कि कहां आप गलत कर सकते हैं उसको पकड़ के रखिएगा। ये बताइए एट कांस्टेंट प्रेशर हाइड्रोजन इज हैविंग टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस टिल व्हाट टेम्परेचर it is to be cooled so that RMS speed of its molecule became half of earlier value। क्या ठंडा कर रहे हैं इसको अरे भाई ठंडा करोगे तभी तो RMS कम होगा ना तो फॉर्मूला क्या लिखोगे गैस सेम ही है कि चेंज हुआ अरे भाई गैस हाइड्रोजन से ही तो कंपेयर कर रहे हो ना ठंडा तो हाइड्रोजन को ही कर रहे हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लिया करो पहले VRMS क्या लिखोगे 3RT/कैपिटल M क्या है मोलर मास की मॉलिक्यूलर मास क्या है मोलर मास। आंटी मां मुंह फूट जाएगा तब से यही चिल्ला रहे हैं। और 3kT/m क्या है मॉलिक्यूलर मास एक गैस मॉलिक्यूल का मास। बहुत गजब नेता हो गए तुम लोग। तो क्या मैं यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अरे यार टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखेगा कि केल्विन में केल्विन में ना तो 327 का मतलब कितना है 500 600 अच्छा 600 केल्विन 600 केल्विन तो कितना होगा till what temperature it is to be cooled so that RMS velocity of its molecule become half of the earlier value। 9:32 हो गया क्या ओ भाई साहब। हाँ भैया क्या बोलो 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 क्या करोगे V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर बराबर T1/T2 नहीं लिखा जाएगा तुमसे यार। V1 कितना है V1 कितना है V2 कितना है V/2 तो क्या मैं भाई 4 लिख सकता हूं इसको 4 बराबर T1 कितना 600 डिवाइडेड बाई कितना T2 तो T2 बराबर कितना
600/4, 600/4 कितना? 150, 150 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा कितना? -123। अरे क्लैरिटी है? यस। अच्छा सुनो एक बात और, ये देखो सब ये सब अब यहां से अब हम कुछ नहीं कराएंगे, जो रेशियो वाला सवाल है। एक सवाल बस हमको मात्र कराना है। द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी। कर लोगे? अबे बस क्या चेंज करना है? हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और दूसरे वाले में नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, खाली फॉर्मूले में कंपेयर करना है बस। हाँ ये कह रहा द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इतना। इस टेम्परेचर पर क्या ये प्रेशर है? रहे कि नहीं है? है। रफ्तार कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिस्पेक्टिवली 1.27 डिग्री सेल्सियस एंड 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द आरएमएस वेलोसिटी विल बी। क्या तुमको प्रेशर से परेशान होने की जरूरत है? नहीं। वी आरएमएस का प्रेशर पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। यही बस तुमको उड़ाने के लिए दिया गया है ये सवाल, और कुछ नहीं, कि तुम कुछ ना कुछ खुरापात सोचते रहो। एक टेम्परेचर क्या डालोगे? 27। दूसरा क्या डालोगे? 127। अरे क्लैरिटी है? मतलब 27 डिग्री सेल्सियस में कि केल्विन में? नेता किसमें डालोगे? केल्विन। एक रफ्तार तुमको कितनी पता है? 200। क्या दूसरी निकाल सकते हो? बहुत बढ़िया। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर घटेगा? प्रेशर घटेगा नहीं। अरे भाई अगर मान लो तुम सोचो भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो प्रेशर तो बढ़ना चाहिए ना भाई, बढ़ेगा ना। सिलेंडर फटता है ना, क्यों? मान लो एक सिलेंडर का ट्रैक जा रहा है, सिलेंडर गिर गया, मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया तो फोड़ फाड़ के बाहर। दूसरा, इन अ मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर N2 गैस द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी। ये एक दमदार सवाल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सीधा वेक्टर का क्वेश्चन है जो यहां दिया था नीट 2019 में, और लोगों की बुद्धि खराब हो गई थी भाई साहब इस सवाल को बनाने में। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये इस चैप्टर का है ही नहीं। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है? द एवरेज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं आज इसको बता के जाता। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, एक की रफ्तार इधर v1 है, एक की रफ्तार इधर v2 है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। क्या रिलेटिव रफ्तार निकाल सकते हैं? क्या होगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस, रिलेटिव में क्या आ जाता है? -2v1 v2 cos थीटा। अरे हो जाता है ना? हो जाता है। जब आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं और जब आप इसका एवरेज निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एवरेज जो होता है वो होता है 4/πv। ये आपको मैं एक बार फील कराऊंगा जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा तब। क्लियर? एवरेज ऑफ एनी रिलेटिव वैल्यू, किसी भी रिलेटिव वैल्यू का जो एवरेज होता है वो 4/πv रिलेटिव होता है। जैसे मान लीजिए हम कहे कि ये भी वेलोसिटी कितनी है? v है। ये भी वेलोसिटी कितनी है? v है। तो आप वी आर बराबर क्या लिखेंगे? वी आर बराबर क्या लिखेंगे? सोचिए, वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्या? और 2v बाहर आ जाएगा क्या? शायद आपको थोड़ा कम समझ आए। वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। क्या 2v स्क्वायर को बाहर कर लें? क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये लिखा जाएगा यहां से 2v है, यहां से लिखा जाएगा 2v, और इधर कितना? इधर कितना? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे क्लैरिटी है? समझे हो नहीं? जब इसको ये समझ आया? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या चीज? कहां पे? हाँ यहां पे √2 होगा, यहां पे √2 होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हमारा थीटा है कि थीटा बाई 2 है? अरे इस थीटा को क्या मैं 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? जब इसको रखोगे सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? बोलो √2 साइन थीटा। √2 से √2 साइन थीटा बाई 2, √2 क्या 2 हो जाएगा? तो ये हो गया 2v साइन थीटा बाई 2। याद करो तुमने रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला वेक्टर्स में पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? वी आर क्या है? 2v साइन थीटा बाई 2। तुमसे ये पूछा नहीं। तुमसे पता है क्या पूछा है? इसका एवरेज। क्या पूछा है? इसका एवरेज। चलो मैं एक हिंट दे देता हूं, अगली वाली क्लास में इस पर अच्छी चर्चा करेंगे और इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करेंगे काइनेटिक थ्योरी पर। जैसे बहुत सारे लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पार्ट मानते हैं, बट वहीं से हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बेस शुरू हो जाता है। तो देखिए किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना हो ना, तो उसका तरीका होता है वी डीवी अपॉन डीवी। यहां पे वेरिएबल क्या है? थीटा ना? अरे थीटा ना? वेरिएबल क्या है? थीटा। तो आप क्या लिखेंगे? डीवी की जगह क्या हो जाएगा? वी डी थीटा अपॉन डी थीटा। चलिए हम आपको एंड कर दिए। इसको अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे ना, इसका आप एवरेज निकालेंगे, तो आपको जो एवरेज मिलेगा वो 4/पाई मिलेगा। ठीक है ना? करिएगा, कोशिश करके आइएगा, देखते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए भाई, क्योंकि समय बहुत टाइट चल रहा है।